लोकसभा चुनाव 2024 एकदम पास आ चुके हैं। 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ में पहली वोटिंग होनी है। इससे पहले सभी चुनावी पार्टियां जो हैं अपना घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे। उन्होंने 48 पेज का एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। इसमें 5 न्याय और 25 गारंटी दी गई हैं। लेकिन पीएम मोदी ने इस घोषणा पत्र को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस पर एक आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की राह पर बढ़ती जा रही है। उसमें एक झलक उसके घोषणा पत्र में पीएमएल की दिख रही है, क्योंकि इसमें सच्चर कमेटी की बात की गई, इसमें बुर्के को अलाउ करने की बात की गई, 370 को कश्मीर में वापस लाने की बात हुई, पर्सनल लॉ को लागू करने की, 3 तलाक को वापस से लागू करने की बात की गई। तो इस सब पर कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने बयान दिया कि वो पीएमएल की राह पर चल रही है, उसमें पीएमएल की झलक दिख रही है। तो ये इस पॉइंट पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुलदीप पवार जी। तो कुलदीप जी, जो ये पीएम मोदी ने कांग्रेस को लेकर इतना बड़ा बयान दिया है, तो आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, सीधी सी बात है, चुनावी दौर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं जी। कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर भाजपा हमेशा से आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है। कांग्रेस का झुकाव मुस्लिम संप्रदाय की तरफ रहा है। ये भाजपा का आरोप कोई नया नहीं है जी। लेकिन ये अभी सीधे मंच पर, और एक बार नहीं, आज पीएम मोदी ने 2 बार ये बात कही है जी। पहले सहारनपुर की रैली में यूपी में उन्होंने ये बात कही, और फिर उसके बाद इस बात को उन्होंने कैराना में भी दोहराया, और फिर तीसरी बार उन्होंने राजस्थान पहुंचकर पुष्कर में भी कहा कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है, और इस झूठ के पुलिंदे में कांग्रेस की जो सोच है उसमें आजादी के समय की, मतलब बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग की झलक दिखाई दे रही है जी। मुस्लिम लीग की सोच जैसी झलक दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण रहा कांग्रेस के घोषणा पत्र में के वे 9 पॉइंट जो कहीं ना कहीं मुस्लिम संप्रदाय से जोड़कर देखे जा रहे हैं। हालांकि उसमें सीधे तौर पर मुस्लिम संप्रदाय का जिक्र नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो अब अघोषित रूप से मुस्लिम संप्रदाय को तुष्ट करने के लिए, अपने समर्थन में वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिहाज से, जैसे कि हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि किन बातों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। जैसे कि जो 48 पेज का पूरा घोषणा पत्र है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिन बातों को लेकर कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है वो बातें हैं: सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू करना, पसंद का खाना पीना, जो भी जिसको खाना है, नॉनवेज खाना है, वेज खाना है, वो खाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी कपड़ा पहन के स्कूल जाना, पब्लिक प्लेसेस पे जाना, चाहे बुर्का हो, चाहे साड़ी हो, चाहे और भी वेस्टर्न ड्रेसेस हों, उन पे कोई भी रोक नहीं लगनी चाहिए। और 3 तलाक के कानून को वापस लेकर आना, कश्मीर में 370 को दोबारा से लागू करना, जो कि मोदी सरकार ने हटाया है। उसके अलावा शरिया लॉ यानी कि पर्सनल लॉ को लागू रखना। ये जो बड़े पॉइंट्स हैं, इनको लेकर कांग्रेस का घेराव किया जा रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब अगर देखा जाए तो एक तरीके से एक ही विशेष समुदाय को इंडिकेट करते हैं, जिस पर बीजेपी उनको घिर रही है। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि माइनॉरिटीज के लिए जो पर्सनल लॉ है, मतलब उनके अपने कानून हैं, हम उनको तवज्जो देंगे, उनके धार्मिक कानूनों को तवज्जो देंगे, तो जाहिर बात है कि वो जैन धर्म या बौद्ध धर्म वगैरह की बात नहीं कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम धर्म की बात कर रही होती है। क्योंकि ये पर्सनल लॉ जो है वो बहुत बड़ा एजेंडा रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। बीजेपी हमेशा से यूसीसी की, यूनिवर्सल सिविल कोड की बात करती रही है, समान नागरिक संहिता की, और कांग्रेस उसका विरोध करती रही है, सभी के धार्मिक आचार व्यवहार और नियमों को स्वतंत्रता देने के नाम पर, संविधान में दिए हुए व्यवस्था के नाम पर। तो अगर कांग्रेस 9 पॉइंट में बार बार माइनॉरिटीज की बात कर रही है, माइनॉरिटीज के लिए हम ये करेंगे, माइनॉरिटीज के लिए हम ये करेंगे, मतलब अल्पसंख्यकों को ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वो इशारा तो सीधा सीधा मुस्लिम की तरफ ही है। और धारा 370 की बात करें तो धारा 370 को हटाने के बाद सबसे ज्यादा रोष कश्मीर घाटी, चूंकि मुस्लिम संप्रदाय बहुल है, 68% वहां पर वोटर जो लोग जो हैं वो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, तो उन्हीं जोड़कर देखा जा रहा है। समान नागरिकता संशोधन विधेयक जो था, सीएए की अगर हम बात करें तो सीएए को सीधे सीधे मुस्लिमों से जोड़कर देखा जाता है। बिल्कुल। और कांग्रेस अगर उस पर दोबारा से विचार करने की बात कर रही है तो जाहिर बात है उसी की तरफ फोकस कर रही है। 3 तलाक तो सीधे तौर पर मुस्लिमों के लिए हुए हैं।
अभी अगर हम लोग अल्पसंख्यकों के पसंद के कपड़े, पसंद के खानपान की बात करें तो ये मुद्दा भी मुस्लिमों से ही जोड़कर उठता रहा है, क्योंकि जाहिर बात है बुर्का और हिजाब को लेकर के जो विवाद उठा था वो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ था, और निश्चित तौर पर मांसाहारी खाने को लेकर के जो बवाल होता है वो भी कहीं ना कहीं गो मांस को लेकर के जो बवाल होता है वो मुस्लिम संप्रदाय से जोड़कर होता है जी। इसके अलावा सच्चर कमेटी वाली जो रिपोर्ट की बात है, सच्चर कमेटी रिपोर्ट बात करती है आरक्षण की, मुस्लिम आरक्षण की, जो अभी तक व्यवस्था में नहीं है। तो वो कई बार देने की कोशिश राज्यों में हुई है मुस्लिमों को अलग से आरक्षण, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से वो नहीं हो पाया है लागू। तो वो भी कहीं ना कहीं बात सीधे तौर पर मुस्लिम संप्रदाय के लिए ही फोकस की जा रही है। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने जो न्याय पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का भी विरोध किया है। इसके अलावा ईवीएम का विरोध किया है और कहा है कि अगर वो पार्टी सत्ता में आती हैं तो ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और ईवीएम अगर इस्तेमाल भी होगी तो वीवीपैट पर्ची की काउंटिंग ज़रूर से ज़रूर कराई जाएगी। इसके अलावा जो नेता दल बदल करते रहते हैं, जब उन्हें जहां मौका मिलता है वो चले जाते हैं, इसके लिए उन्होंने 10वीं अनुसूची में संशोधन की भी बात रखी है कि जिससे अगर कोई भी नेता अगर बदलता है अपना दल तो संसद सदस्यता खो बैठेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस, ईडी, सीबीआई जैसे जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं ये लॉ के अंडर में काम करेंगी, सरकार के अंडर में काम नहीं करेंगी, कि सरकार इनको रेगुलेट नहीं करेगी और ये निष्पक्षता के साथ अपनी काम कर सकेंगे। और एमएसपी को लेकर भी इसमें बताया गया है कि जब पार्टी अगर आती है सत्ता में तो एमएसपी के कानून को लागू किया जाएगा। जाति जनगणना का जिक्र किया गया है। गरीब यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा कि एमएसपी का कानून बनाने का जिक्र जो है, एमएसपी को कानूनन लागू करने का जो जिक्र है वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि हमेशा से पीएम मोदी जो कांग्रेस के ऊपर हमला करते रहे हैं वो बोलते रहे हैं कि 60 साल का शासन, 60 साल के शासन में कांग्रेस ने ये नहीं किया या अन्य दलों ने के शासन में ये नहीं हुआ। अब एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी का मुद्दा आज की तारीख में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हुआ है, खास तौर पर उत्तर भारत के राज्यों में जहां पर किसान बहुल इलाका है, किसान बहुल अर्थव्यवस्था है और बहुत बड़े पैमाने पे इसकी मांग होती रही है। सबसे ज्यादा बवाल जो 1 साल तक किसान बैठे रहे हैं वो एमएसपी के मुद्दे पर ही बैठे रहे हैं। ऐसे में अभी हाल ही में जो हुआ उसको भी एमएसपी को कानून बनाने को लेकर ही पूरा मुद्दा था। बिल्कुल जी। तो अब भाजपा ने इसको लेकर भी पलटवार किया है कि एमएसपी अगर कानूनन लागू करना जरूरी था तो कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं किया। इसको मुद्दा बना, वो भाजपा ने बीच में बनाया था और अब फिर इस बात को मुद्दा बनाया जाएगा। जातिगत जनगणना वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात हर कोई कर रहा है। भाजपा ने भी इससे इनकार नहीं किया है। भाजपा ने निश्चित तौर पर बिहार में जातिगत जनगणना रोकने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी उसका तर्क ये था कि ये एक राज्य के स्तर पर नहीं, एक केंद्रीय स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि राज्य के स्तर पर इसका कोई उपयोग संभव नहीं है। राज्य के स्तर पर ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो जातीय जनगणना की बात तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां कर रही हैं। अब उसको कांग्रेस ने निश्चित सीधे अपने घोषणा पत्र में लिया है, तो कहीं ना कहीं ये ओबीसी समुदाय को आकर्षित करने का एक फंडा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो वोट माना जाता है वो सबसे ज्यादा जो संख्या मानी जाती है वो ओबीसी समुदाय की मानी जाती है। ओबीसी में भी जो विभिन्न जातियां हैं जो ये मानती हैं कि ओबीसी को मिलने वाले जो 27% आरक्षण है उसमें उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। इसको हम कह सकते हैं जैसे बिहार में लेकर आए थे कि एक तो ओबीसी हो गया, ओबीसी के अंदर भी पिछड़ा हुआ ओबीसी जो है उन जातियों को चिन्हित करने वाली, तो कहीं ना कहीं ऐसा। लेकिन अब इसको यह मुद्दा कितना छू पाएगा वोटर को, क्योंकि एन मौके पर आप जब लाते हैं, आप बात करते हैं, कांग्रेस अब तक इसकी बात नहीं कर रही थी, अब एकदम से अगर आप बात कर रहे हैं तो कितना यह मुद्दा छू पाएगा वोटर को और कितना आप इसको वोटर तक पहुंचा पाएंगे कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वो देखने लायक बात होगी। इसके अलावा एक और मैनिफेस्टो में बात की गई है पहाड़ी इलाकों को लेकर, तो उस पर भी काफी विवाद हो रहा है, तो वो क्या है? ये बहुत चौंकाने वाली बात है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है और कांग्रेस निश्चित तौर पर पहाड़ी राज्यों में, मतलब अगर हम बात करें, देखिए पहाड़ी राज्यों में 2 तरह के राज्य हैं। तो हमारे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जो हैं उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, और दूसरे पहाड़ी राज्य हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के। तो नॉर्थ ईस्ट वाले पहाड़ी राज्यों की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की है। वहां पर कांग्रेस भारी थी, लेकिन अब भाजपा ने उसको काफी हद तक पिछाड़ दिया है। उसके बावजूद यही सेम स्थिति अगर हम बात करें तो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भी है। हिमाचल में कांग्रेस
जीती जरूर है विधानसभा चुनाव, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। ये हाल में बगावत से, उसके अंदर जो बगावत हुई है उससे भी पता लगा है। और जम्मू कश्मीर में तो बात करें तो कांग्रेस का वजूद एक तरीके से खत्म ही हो चुका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के सामने कांग्रेस बिल्कुल अपनी अंतिम सांस जैसी स्थिति में है। भाजपा वहां पर बल्कि थोड़ा उभार में है। और उत्तराखंड में भी पिछले कुछ समय से कांग्रेस का वजूद जो है बहुत पीछे रहा है, चुनाव नहीं जीत पा रही है, कुछ नहीं है। इसके बावजूद मतलब ऐसे में पहाड़ी मुद्दों को कांग्रेस के घोषणा पत्र में कोई तवज्जो नहीं दी गई। सिर्फ एक लाइन में इतना जिक्र किया गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहाड़ों में होने वाले भूस्खलन को लेकर के वो एक स्पेशल कमेटी बना करके और उसकी रिसर्च कराएगी, रिपोर्ट कराएगी। लेकिन मुझे लगता है कि पहाड़ का मुद्दा इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। पहाड़ का मुद्दा अगर बात करें तो अगर हम सिर्फ उत्तराखंड का ही एग्जांपल लें तो देखिए वहां पर असली मुद्दा है भू कानून। हिमाचल जैसा भू कानून की बाहर का आदमी जमीन ना खरीद पाए, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हालिया दिनों में इसको लेकर के बड़ी बड़ी रैलीज हुई हैं जिनमें कोई राजनीतिक दल का प्रभाव नहीं था। लोग खुद आए और खुद उन्होंने ये मांग की। जगह जगह जुटे हैं। और पहाड़ों का बात करें तो अभी सोनम वांगचुक भी अगर बैठे हुए थे कि लद्दाख में भी पहाड़ों का ही मुद्दा है, पहाड़ों के संरक्षण का ही मुद्दा है। सोनम वांगचुक इतने लंबे समय से अनशन पर है और अब फिर रैली निकाल रहे हैं। सोनम वांगचुक जैसे बड़े आदमी जिनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है और वो ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं। और पहाड़ों में सबसे बड़ा मुद्दा, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, सबसे बड़ा मुद्दा रहा है बेरोजगारी। पहाड़, ऊंचे पहाड़ पर कोई भी बिजनेसमैन अपना इंडस्ट्री लेकर नहीं जाना चाहता है। इसका नतीजा है कि आप देखें तो हिमाचल में भी ये स्थिति बनी है और उत्तराखंड में तो बहुत सोचनीय स्थिति हो गई है। बहुत ही चिंतनीय स्थिति है कि सीमा किनारे के जो गांव हैं वो बड़े पैमाने पर खाली हो रहे हैं। मतलब हमारी सीमाएं जो हैं वो खाली हो रही हैं। वहां पर सिर्फ सैनिक रह गए हैं, गांव के गांव खाली हो गए हैं या बुजुर्ग ही नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं मिलता है। युवाओं से पूछा जाए तो रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए उनको मजबूरी में वहां से छोड़कर अपने गांव और दिल्ली वगैरह में छोटी छोटी नौकरियां करने के लिए आना पड़ता है। और यह बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा था अभी हाल में। अभी ये बहुत बड़ा मुद्दा भी रहा था हाल में, जब आपकी याद होगा अभी देहरादून में बहुत बड़े पैमाने पर बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारों ने आंदोलन किया था। और उसी आंदोलन से बॉबी पंवार उभरे हैं जो इस समय टिहरी लोकसभा में माला रानी राज्य लक्ष्मी साहब को चुनौती दे रहे हैं, जिनके ऊपर कहा भी जा रहा है कि वो वोट काटने की भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अभी तक यही कहा जा रहा है कि उनको बेरोजगार युवाओं का बहुत बड़े पैमाने पर पूरे राज्य में सपोर्ट है और खास करके अपनी सीट पर तो टिहरी लोकसभा सीट पर तो उनको बहुत समर्थन मिल रहा है युवाओं का। क्योंकि देखिए नौकरी के बिना कुछ नहीं है। राजनीति भी अगर आपको करनी है तो आपके पास में खाने पीने का जरिया होगा तो ही आप राजनीति कर सकते हैं। और उत्तराखंड में निश्चित तौर पर ऊपर के राज्य जो हैं, ऊंचे पहाड़ों के जिले हैं और जो मैदानों से सटे हुए जिले या मैदान के जिले हैं, उनकी स्थितियों में बहुत अंतर है। बिजनेस इंडस्ट्रीज सारी मैदानी इलाकों में है या मैदान से सटे हुए जिलों में है और ऊपर के इलाके बिल्कुल खाली रह जाते हैं। वहां पे रोजगार नहीं होता है, कुछ नहीं है। टूरिज्म वगैरह को बढ़ावा देने के लिए भी गवर्नमेंट काम कर रही है, लेकिन भूस्खलन वगैरह को देखते हुए उत्तराखंड में बहुत कम मतलब स्थिति रह गई है कि लोग बाग टूरिस्ट जाते हैं बट वो सिर्फ चार धाम यात्रा से ही जोड़कर घूम कर और वापस आ जाते हैं। उससे बहुत ज्यादा वहां पर इकोनॉमिकल चार धाम यात्रा के दौरान तो वो टूरिज्म का जो है इकोनॉमिक्स बढ़ती है, इकोनॉमी तेज होती है, लेकिन उसके अलावा जो 6 महीने रहते हैं वो उस दौर में बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में बातें की गई हैं वो कितनी दमदार हैं ये आपको पता ही लग गया होगा। और बाकी जो बीजेपी और पीएम मोदी ने कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग की झलक दिखने वाले, वो आपको कितने सही लगते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहें DNA।